हेलो फ्रेंड्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है। आज हम लोगों की उर्दू पेडागोजी की 10वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ज़ुबान की जो तदरीस है उसके कुछ इम्पोर्टेंट उसूल, जिसमें से आज हम सीखेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में। आपने ये टर्म पहले भी सुना होगा। एक होता है इंडक्टिव, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, आगमन, और एक होता है इंडक्टिव, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, निगमन। आज हम सीखेंगे इसको उर्दू में क्या कहते हैं, और अगर हम उर्दू ज़ुबान को सिखाना चाहते हैं, उर्दू के ग्रामर सिखाना चाहते हैं, तो इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको इख्तियार करते हैं। तो जैसा कि आपके स्लाइड पे दिख रहा है, ज़ुबान की तदरीस के उसूल, ये आपका चैप्टर 2 है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। इसमें हमें सीखते हैं कि हम बच्चे को अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसकी तदरीस यानी उसकी टीचिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, उसके कुछ उसूल हैं, ठीक है। इससे पहली क्लास में हमने 4 उसूल को सीखा था। आज भी उसी उसूल के तहत इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को सीखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको वीडियो की लिंक भी मिलेगी, इसके साथ साथ PDF भी डाली जाएगी, ठीक है। इससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि कोई लाइव सेशन अभी नहीं है। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पढ़ाने का यानी उर्दू पढ़ाने का, उर्दू की तदरीस का एक उसूल क्या है, इंतखाब का उसूल। इंतखाब का मतलब है कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है, उसको टीचर सबसे पहले सेलेक्ट करेगा, यानी मुंतखब करेगा, उसको चुनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान बनाएगा, ठीक है। और उस कंटेंट को, जिस मवाद को पढ़ाना है, उसके पढ़ाने के लिए 2 मशहूर आपके तरीक़े हैं, यानी मेथड हैं। एक होता है इस्तिक़राई तरीक़ा। क्या होता है? इस्तिक़राई तरीक़ा। दूसरा क्या है? इस्तिख़राजी तरीक़ा। अगर उर्दू में सुनेंगे तो ये टर्म आपको बहुत मुश्किल लग रही होगी। एक इस्तिक़राई, दूसरा इस्तिख़राजी। आपने CDP की क्लास में पढ़ा ही होगा, या हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में, कि 2 पढ़ाने के मशहूर मेथड हैं। क्या है वो? एक है इंडक्टिव, इंडक्टिव। दूसरा क्या है? डिडक्टिव। डिडक्टिव आपने बहुत पढ़ा होगा, इंडक्टिव, डिडक्टिव, नेट JRF के पेपर में भी आता रहता है, ठीक है। तो ये तरीक़े हैं, क्या है? मेथड हैं। अच्छा, अब इस तरीक़े का आप उर्दू पढ़ाने में किस तरह इम्प्लीमेंट, यानी किस तरह से इसको आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंडक्टिव डिडक्टिव तरीक़े से अक्सर हम ज़ुबान की क्लास में बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या? कायदा। आपको पता है, हम जैसे बच्चे को बताना है हर्फ क्या है, फेल क्या है, फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है, ये सब ग्रामर के पार्ट हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम बच्चों को क्या? ग्रामर पढ़ाते हैं। तो आज हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल कॉलम के ज़रिए, ठीक है। आप पहले एक चीज़ जान लीजिए, इंडक्टिव यानी आगमन, विधि, और डिडक्टिव यानी निगमन।
ठीक है। इसलिए लिख दिया गया कि अगर आपका सेकंड पेपर हिंदी हो या इंग्लिश हो तो आप भी समझ सकें, ठीक है। इस्तक़राई व इस्तिखराजी, डिडक्टिव को इस्तिखराजी और इंडक्टिव को क्या कहते हैं, इस्तक़राई तरीक़ा, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए टेबल के ज़रिए मैंने दोनों को अच्छे से अगर आप समझ सकें तो दोनों को अलग अलग करके समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। इसको आप स्लाइड को देखिए, इस्तक़राई और इस्तिखराजी तरीक़े को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि जो आपके पेपर आएगा एक क्वेश्चन बनेगा, उसमें से पूछा जाएगा एक कौन सा तरीका है, इस्तक़राई है या इस्तिखराजी। तो मैंने 9 पॉइंट को जमा किया है। अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद इससे मुतालिक हर साल इस्तक़राई और इस्तिखराजी तरीक़े से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसको समझ लेते हैं फिर जब टीचर बनेंगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने क्लास में बच्चों को अच्छी तरह से नॉलेज को, ज्ञान को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस्तक़राई मैंने बताया था इंडक्टिव, कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा उसके माना पे यानी उसको तोड़ करके सीखते हैं। किस चीज़ के, अगर किसी चीज़ को हम तोड़ करके देखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ वहाँ हमें तो कुछ लिंक मिल जाती है, हम उसका माना समझ लेते हैं, ठीक है। इंडक्ट, इंडक्ट का मतलब होता है कोई स्पेशल चीज़ को हम इंडक्ट करेंगे, उसको ले करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसी कायदे रूल पे, तो इसको क्या कहते हैं, इस्तक़राई। और इस्तिखराजी, इस्तिखराज देखिए ये अरबी का लफ्ज़ है, अलिफ और सीन ता, मतलब किसी चीज़ को तलब करना, यानी इस्तिखराज, खारिज का मतलब कोई चीज़ निकालना, इस्तिखराज यानी किसी चीज़ को निकालने की तलब। जैसे हम कोई ग्रामर डायरेक्ट बता दें, ये क्या है, इस्तिखराजी, तो ठीक है। इस वर्ड को समझिएगा, इस्तक़राई मतलब इंडक्टिव और इस्तिखराजी का मतलब होता है डिडक्टिव। और बच्चे को अगर हम उर्दू ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो उसमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसकी खासियत क्या है, इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, इसको आप समझ लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप फटाफट करेंगे। पहला देखिए मैंने जमा किया है, मखसूस वाक़यात। मखसूस का मतलब ख़ास, कोई स्पेशल, वाक़यात आपको मालूम है कोई स्टोरी हो, और इनफरादी मिसालों, इनफरादी मतलब मुनफरिद यानी इंडिविजुअल, मिसाल मतलब एग्ज़ाम्पल, पर पहले गौर किया जाता है और उनसे तारीफ़ें, कायदे और कुल्लिये अख़ज़ किया जाता है। उनसे फिर तारीफ़ यानी डिफिनेशन निकाली जाएगी, कायदे यानी उसूल निकाले जाएंगे, ग्रामर निकाले जाएंगे, और कुल्लिया, कायदा कुल्लिया दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, अख़ज़ किए जाते हैं। ऐसे आपने पढ़ लिया, ऐसे आप किताब से पढ़ लेंगे अपने आप तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, आप मिसाल के ज़रिए समझिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर हैं, आप क्लास में बच्चे के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं, आपके सामने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उर्दू की क्लास है, ठीक है। आपने एक बच्चे को खड़ा किया, पूछा आपका नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम हामिद है। एक बच्ची को खड़ा किया, पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम ज़ैनब है, ठीक है। और इसी तरह एक और बच्चे को खड़ा किया, उसने कहा मेरा नाम खालिद है, ठीक है। हामिद, खालिद, ज़ैनब, 3 लोगों को खड़ा किया, 3 लोगों को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। उन्होंने नाम बताया और उसके बाद टीचर के सामने टेबल थी, पूछा ये क्या है, उसने कहा टेबल है, ठीक है। उसने कहा ये क्या है, सामने जो ब्लैक बोर्ड था, बच्चों ने कहा एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो फिर उनसे पूछा कि आप जो है कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सी जगह है, मान लो दिल्ली में है, तो उन्होंने बता दिया कि जामिया नगर है, ठीक है, ये दिल्ली में है, ये आपका स्कूल दिल्ली का है, ठीक है। इस तरह से पूछा, 3 चीज़ टीचर ने पूछी। उसके बाद बच्चों से कहा देखिए बच्चों, आपका जो नाम है हामिद, खालिद, ज़ैनब, ठीक है, ये तीनों नाम है,
इसी तरह जो आपने ब्लैक बोर्ड को बताया, टेबल को बताया, और आपका स्कूल कहाँ, दिल्ली में है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, यानी किसी शख्स के नाम को, किसी जगह को, जैसे दिल्ली है, और इसी तरह किसी चीज़ को, जैसे हमने टेबल, आपने टेबल बताया, जैसे आपने ब्लैक बोर्ड बताया, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को उर्दू में हम क्या कहेंगे, इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। क्या कहेंगे, इस्म, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन, और हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। आप बच्चों को उर्दू का ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को इस्म के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इसी तरह से पूछ लिया बच्चों से, उसके बाद उसका डिफिनेशन बता दिया। तो यही कह रहे हैं कि पहले इनफरादी मिसालों, इनफरादी मिसाल है ना, आपने टेबल को लिया, आपने जगह को लिया, किसी का नाम को लिया, इसी तरह कोई वाक़यात भी बयान कर सकते हैं, ठीक है। और पर गौर किया जाता है, उनसे तारीफ़ है। अब इससे तारीफ़ क्या निकल गई, किसी जगह, किसी शख्स और किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके कायदे निकल गए और कुल्ली अक्स हो गए। तो हम क्या कहाँ गए, हम मिसालों से, यानी एग्ज़ाम्पल से किसकी तरफ गए, रूल की तरफ गए। ये आपका इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव तरीक़ा है। इस तरह से अगर बच्चे को, अगर आप कोई ग्रामर सिखाएंगे तो बच्चा अगर सीख लेगा तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये लर्निंग बाय डूइंग होगी, ठीक है। ये तरीक़ा जो है, इंडक्टिव तरीक़ा क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। क्योंकि इसमें आप बच्चे को सेंटर में रख करके सिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो तरीक़ा है, आप एग्ज़ाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं, ये तरीक़ा पहले नहीं था। हमने जो कुछ पढ़ा है इसमें, बस हमने कायदा पढ़ लिया, क्या, किसी शख्स, किसी जगह और किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं, ठीक। इस तरह से अगर बच्चे को रटा देंगे तो बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होगा। अगर आपने इस मिसाल को सही से समझ लिया तो अब जितने 9 पॉइंट है उस पर आप गौर करते जाएंगे, आपका फंडा क्लियर होता जाएगा। और इम्तिहान में अगर इस्तखराजी तरीके से पूछा गया तो 100% हम कहते हैं कि आप बिल्कुल सही उसका ऑप्शन चुन सकेंगे, ठीक है। आपने समझ लिया तरीक़ा। दूसरा क्या है, तारीफ़ें, कायदे कुल्लिये पहले बताए जाते हैं। जैसे आपको इस्म के बारे में बताना था तो आपने पहले ही बता दिया कि किसी शख्स, किसी जगह और किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। फिर मखसूस वाक़यात, इनफरादी मिसालों पर उन्हें फिर हमने कहा, जैसे हामिद, खालिद, राशिद, ज़ैनब, टेबल, कुर्सी, फिर मिसालें दे दी। ये क्या हुआ, ये आपका डिडक्टिव तरीक़ा यानी इस्तखराजी तरीक़ा हुआ, ठीक है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मिसालों के ज़रिए आपने समझ लिया। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर इस तरह से समझ लेंगे तो सीटेट तो निकल ही जाएगा, इसके साथ साथ आप टीचर भी अच्छा बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इससे जदीद मालूमात हासिल होती है। नई मालूमात तो हासिल ही हुई, आपने पहले एग्ज़ाम्पल दिया, फिर आपने रूल बता दिया, तो नई मालूमात। इससे साबका मालूमात मुस्तहकम होती है। साबका मालूमात, जैसे आपको पता है कि ये जो है किसी का नाम है, किसी कोई जगह है, कोई चीज़ है, ठीक है। आपने उसी पे जब रूल को अप्लाई कर लिया तो आपको ये चीज़ पहले से पता थी, तो वही चीज़ मुस्तहकम यानी मजबूत हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, यह इंकिशाफ व तहक़ीक़ की तरफ रहनुमाई करता। मतलब ऐसे मेथड से, ऐसे तरीक़े से बच्चा क्या करता है, इंकिशाफ का मतलब कोई नई चीज़ निकालता। जैसे आपने निकाला कि बच्चों को बताया तुम्हारा नाम क्या है, जगह क्या नाम, उसके बाद उससे आपने उसको इस्म के बारे में बता दिया, तो एक नई चीज़ का इंकिशाफ हुआ। तहक़ीक़ यानी किसी चीज़ के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, यानी दिमाग की बत्ती बच्चा जलाता है, यानी दिमाग को हरकत देता है, गौर फ़िक्र करता है, सोचता है। इस तरीके से जब आप मिसाल से उसकी तरफ जाते हैं, यानी कायदे की तरफ। इससे दूसरों की मालूमात की सिर्फ तस्दीक,
अब जो मालूमात है उसी की सिर्फ तस्दीक हो गई कि ठीक है एक जगह और किसी शख्स और किसी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, इस तरह से उसकी तस्दीक यानी वो चीज़ कन्फर्म हो गई। इसमें रहेगा, इसमें क्या होगा, इंकिशाफ होगा, तहकीक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, देखिए इस्तिक़राई यानी इंडक्टिव और इस्तिख़राजी यानी डिडक्टिव। ठीक है, ये बहुत सुस्त रफ्तारी का तरीक़ा है। अब इसका ये आप चाहे डिमेरिट समझिए, यानी इसकी कमी क्या है। ठीक है, क्योंकि किसी भी मेथड को हम क्रिटिकल तरीके से सोचेंगे, यानी तनकीदी नज़रिए से उसको देखेंगे, तो क्या जाहिर सी बात है, हम क्लास में गए डायरेक्ट ही बच्चों को लिखा दिए, भाई लिखिए इसम की तारीफ़, उसके बाद बोल दिया कि किसी शख्स, किसी जगह और किसी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, उसके बाद मिसालें दे दी, फटाफट हो गया। और ऐसे आप जाएंगे क्लास में, बच्चों को खड़ा करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, फिर उसके बाद कायदा बताएंगे, तो देर तो लगेगी ही, अगरचे इल्म ज़्यादा होगा लेकिन देर लगेगी। तो इसकी है कि सुस्त रफ्तारी का तरीक़ा है, क्योंकि बच्चे खुद रफ्ता रफ्ता तजर्बा और मुशाहिदा करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। भाई बच्चे खुद देखेंगे, अच्छा तजर्बा खुद करेंगे, खुद मुशाहिदा यानी खुद ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम की रफ्तार तेज़ हो जाती है। अब गए फटाफट क्या किया, कायदा बता दिया, लिखा दिया, अरे बच्चे रट लेंगे। यही तरीक़ा पहले चलता था, लेकिन अब ये तरीक़ा नया आया है, क्या, इंडक्टिव तरीक़ा। ये सवाल पूछा जाता है कि अगर बच्चा प्राइमरी लेवल पे है तो उसमें कौन सा मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव में से कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए टीचर को, तो हमेशा क्या होगा, इंडक्टिव यानी इस्तिक़राई तरीक़े को हम इख्तियार करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे को खुद तजर्बा मुशाहिदा करना नहीं पड़ता, बल्कि बड़ों के इल्म व तजर्बे से काम चल जाता है। जो कुछ उन्होंने बता दिया, पूरा एक रूल बता दिया, बच्चे ने सीख लिया। ठीक है, खुद करके तो सीखा नहीं, यानी लर्निंग बाई डूइंग नहीं हुई। मुख्तलिफ़ ज़हनी क़ुव्वतों, सलाहियतों, मसलन गौर व फ़िक्र, इस्तिदलाल, क़ुव्वत फ़ैसला वग़ैरह की तरबियत होती है। ज़ाहिर सी बात है, इंडक्टिव तरीके में जब आप कोई चीज़ कहेंगे तो बच्चा सोचेगा तो ज़हनी क़ुव्वत लगेगी, सलाहियतों यानी उसके अंदर की जो सलाहियत है, जो इस्तेदाद हो, निखर के आएगी। ठीक है, गौर व फ़िक्र करेगा, इस्तिदलाल किसी चीज़ को लॉजिकली तौर पे सोचेगा, क़ुव्वत फ़ैसला उसके बाद उसके बारे में फ़ैसला लेगा। इन सब चीज़ों की मश्क होती इस तरीके में, किस तरीके में, इंडक्टिव मेथड में। अच्छा, डिडक्टिव में क्या होगा, ज़्यादातर हाफिज़ा क्या है, रट लिया गया, कोई कायदा बताया गया, कोई ग्रामर का, आपको इसम के बारे में, हर्फ के बारे में बताया गया कि जो अपने माना बताने में किसी का मुताज होता है, लेकिन वो इसम के साथ मिला, जैसे में, जैसे कहा कि से जैसे से, तक और पर, ये सब बता दिया, और फेल जो जिसमें कोई ज़माना पाया जाए, इस तरह से आपने रटा दिया। ठीक है, तो क्या है, बच्चे ने रट लिया, यानी हाफिज़ा से काम लेना पड़ता है। जहन की दूसरी क़ुव्वतों यानी बच्चा सोचे, उसके बारे में गौर व फ़िक्र करे, इस्तिदलाल करे, लॉजिक लगाए, मंतिक लगाए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मौका नहीं मिलता बच्चों में खुद एतमादी। अच्छा, जब कोई भी तरीक़ा बच्चा खुद करके सीख लेगा तो उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यानी उसके अंदर खुद एतमादी आएगी। ठीक है, और अगर वो सोचेगा अभी टीचर लिखवा लेगा, उसको हम सीख लेंगे, इस असातिज़ा पर तकिया करने, यानी उस पर भरोसा करने की आदत पड़ती है। किस तरीक़े में, आपके डिडक्टिव तरीक़े में। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट मैंने जमा किया है। क्या है, इसमें ख़यालात का रुख बुलंदी की तरफ होता है और मखसूस वाक़यात से कुल्लियात अख़ज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, देखिए इसमें क्या है, आदमी थोड़ा ऊपर तक सोचता है और स्पेसिफ़िक टू जनरल जाता है, यानी ख़ास से आम की तरफ जाता है। ख़ास से आम कैसे जाएगा, इसको आप मिसाल से समझ लीजिए। जैसे आपने पूछा था कि आपका नाम क्या, उसने कहा खालिद, तो खालिद एक ख़ास है, इसमें ख़ास हुआ ना, इसमें ख़ास इसलिए क्योंकि खालिद नाम के सारे लोग थोड़ी ना होंगे, एक ही खालिद नाम का लड़का होगा, तो ख़ास हुआ। ख़ास से आम, आम मतलब इसम का जो कायदा है, कोई भी कायदा है वो सबके लिए आम है, सबके लिए जनरल है। कायदा यानी किसी जगह के नाम को भी हम इसम कहेंगे तो उसके लिए भी वो जनरल हुआ, किसी चीज़ के नाम को भी इसम कहेंगे उसके लिए भी वो जनरल हुआ, और किसी शख्स के नाम को भी इसम कहेंगे, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस, तो उसके लिए वो
जनरल हुआ यानी आम हुआ। तो ख़ास क्या हुआ, जो एग्ज़ाम्पल जो आप देते हैं वो उसके जैसे हामिद, ज़ैनब, ये सब क्या है, अपने आप में एक ख़ास है, इसमें ख़ास है। और नाउन आपने कहा ये इसम है, ये क्या है, ये आपका एक कायदा है। कायदा हमेशा क्या होता है, हमेशा जनरल यानी आम होता है, यानी सामान्य होता है। ठीक है, वही चीज़ बताई गई है। ख़यालात का रुख पस्ती की तरफ जहाज़बाज में कम सोचता है और कुल्लियात से मखसूस वाक़यात की तरफ आना पड़ता है। कुल्लियात से मखसूस वाक़यात यानी पहले आपको कायदा बता दिया जाएगा कि इन इन चीज़ों को इस्म कहते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे जब कहा गया तो मखसूस वाक़यात की तरफ आप पहुंच गए, यानी किसी के नाम की तरफ पहुंच गए। खुद करके सीखने का मौका मिलता है। मैंने बताया लर्निंग बाय डूइंग होती है। लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके बच्चा सीखता है, और जिस काम को बच्चा खुद करके सीखता है वो चीज़ वो जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है, वो चीज़ उसकी हो जाती है, उसके अंदर खुद एतमादी आती है। ठीक है, दूसरों के बताने पर भरोसा करना पड़ता है, चुनांचे इस इल्म पर पूरा यकीन भी नहीं जमता। जाहिर सी बात, जो किसी ने बता दिया आँख बंद करके याद कर लिया, वो समझ, बस हमने समझ लिया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं होता। ये तरीक़ा बच्चों के लिए मौजू है। कौन सा तरीक़ा, इंडक्टिव मेथड। ये हम मिसालों से रूल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये तरीक़ा बड़ों के लिए, अच्छा बड़ों में जैसे बड़ी जमात है, ग्रेजुएशन में, मास्टर में बच्चा है, उसको क्या है, उसको बस ये है कि कोई कायदा फटाफट बता दिया, टीचर आया लेक्चर देकर चला गया, बच्चे सुन लिए, हो गया। ये बड़ी जमात में। लेकिन अगर बच्चा यानी क्लास क्या है 1 से लेकर 8 तक है, तो उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इंडक्टिव मेथड, जिसको आप इस्तक़राई यानी आगमन विधि, एक क्या है निगमन यानी डिडक्टिव मेथड। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसको सही से समझ लिया होगा। इंडक्टिव डिडक्टिव हर साल का क्वेश्चन आप उठाएंगे, कोई साल ऐसा नहीं जिसमें इस ऑप्शन से यानी इंडक्टिव डिडक्टिव यानी इस्तक़राई और इस्तख़राजी तरीक़े से सवाल ना आया हो। ठीक है, अब कुछ और उसूल हैं किसके, तदरीस के यानी टीचिंग के, ज़िंदगी से मरबूत करने का वसूल। NCF आया यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF आपने सुना ही पढ़ाई होगा, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी कौमी, और करिकुलम के लिए दरसियात कभी कभी आता, कभी निसाब, निसाब का फार्मूला 2005। इसमें बहुत सारी सिफारिशात की गई थी। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी क्लास होगी लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चा करके सीखेगा। बच्चे को हम उसके ज़िंदगी से जोड़ करके पढ़ाएंगे, यानी जो उनकी किताब पढ़ाई जाएगी उसमें जो चैप्टर आएंगे, जो सबक आएंगे, ऐसे लेसन होंगे, वो बच्चे की ज़िंदगी यानी बच्चा जहाँ रहता है वहाँ से एग्ज़ाम्पल, वहाँ की कहानियों को ले करके उनके टेक्स्ट बुक में इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, और बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे तो उसके ज़िंदगी से जोड़ करके पढ़ाएंगे। NCF 2005 में ये बात कही गई थी। ठीक है, ताकि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसको अपनी हकीकी ज़िंदगी से रिलेट करके, उससे अब आँक करके उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, अब अगर बच्चा देहात का है, गांव देहात में स्कूल है, आप खेती से मुताल्लिक़ कोई नज़्म पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को गांव देहात की मिसाल देंगे। ठीक है, तो बच्चा उससे अपने आप को जुड़ा हुआ समझेगा। आप शहर में पढ़ा रहे हैं, शहर में बच्चा पैदा, उसको खेत की मिसाल देंगे तो कैसे समझ पाएगा। तो ठीक है, बच्चे के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो भी हम मिसाल देंगे, जो भी हम कोई एक्टिविटी कराएंगे, बच्चा उससे खुद को अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं दूसरे कंट्री की, जिसको बच्चा अभी तक ज़िंदगी में देखा नहीं, टीवी पे भी नहीं देखा, तो बच्चा उससे कैसे जुड़ पाएगा, कैसे सीख पाएगा। तो ये भी एक उसूल है, आप टीचर बने तो जो भी मिसाल दें वो बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ी हुई मिसाल होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनफरादी इख्तलाफात का उसूल,
इसको आप जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं। एक चीज़, एक रूल आपको पता होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सर्वव्यापी रूल है, यानी पूरे आलम का एक रूल है। अगर एक साथ दो बच्चे पैदा हुए हैं तो दोनों का इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, दोनों के सोचने का नज़रिया, दोनों के समझने का नज़रिया अलग अलग होगा। जब एक ही साथ के ट्विंस यानी जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं लेकिन उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, जैसे कि 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं, इसी तरह अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी, उसके समझने का तरीक़ा सब डिफरेंस होगा। किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा ज़हीन होगा, कोई बच्चा औसत दर्जे का होगा, कोई अदना दर्जे का होगा। क्लास इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ होगी। अगर क्लास में 40 या 30 बच्चे हैं तो सबका हर चीज़, हर लेवल अलग होगा। इस चीज़ को आपको जहन में रख के ही चलना है, ठीक है। तब इसके अकॉर्डिंग जब आपको ये चीज़ पता चल गई कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, उनकी दिलचस्पी, उनके समझने का तरीक़ा, ठीक है, उनके याद करने का तरीक़ा, उनके बोलने का तरीक़ा, हर चीज़ जब डिफरेंस है तो जब आप क्लास में कोई पढ़ाएंगे तो टीएलएम का यूज़ करेंगे। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कभी तो ऑडियो विजुअल, कभी विजुअल, कभी स्मार्ट बोर्ड, या कभी कोई आप चार्ट बना कर ले आएँ। तो उसमें हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग पढ़ाने का जो तरीक़ा है, कभी बच्चों को ग्रुप में बैठाकर पढ़ा रहे हैं, कभी बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रहे हैं, कभी बच्चों का कोई होमवर्क दे दिया, यानी ताकि हर एक बच्चा उसमें दिलचस्पी ले सके और 30 बच्चे क्लास से गायब ना हो, बिल्कुल दिलचस्पी के साथ आपके क्लास को अटेंड करके आपकी ज़ुबान यानी उर्दू ज़ुबान की क्लास को सीख सके। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के उसूल को हमें जहन में रखना है। आगे चलते हैं। तक़सीम का उसूल, यानी ये चीज़ कही गई है कि जब बच्चे को कोई चीज़ आप पढ़ाएंगे तो एज अ होल ना पढ़ाएं, ठीक है। जैसे आप कोई सबक पढ़ाने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई कहानी बता दें, यानी टुकड़ों में बांट करके जब कोई चीज़ अगर पूरी बड़ी है तो उसको अगर टुकड़ों में बांट कर देंगे, यानी विश्लेषण कर देंगे, यानी एनालाइज तहलील करके पढ़ाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ लेगा। तो एक तक़सीम का उसूल, यानी कोई भी लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके पढ़ाएं। इसीलिए देखते हैं कि लेसन प्लान बनाया जाता है, एक एक यूनिट को बांट लेते हैं कि आज हम 30-35 मिनट में इतना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब पहले एक ही लेसन है, एक ही चैप्टर, उसमें से थोड़ी चीज़ जो आपने पढ़ाई, अब जब दूसरे दिन पढ़ाने आएंगे तो पहले से उसको रिलेट करेंगे, ठीक है, रिलेट करके दूसरी चीज़ को बताएंगे। तो ये तक़सीम करने का एक वसूल है, यानी कोई भी बड़ा चैप्टर है, बड़ा लेसन है, उसको बांट बांट करके पढ़ाएंगे, लेकिन हर एक अज्जा दूसरे से मरबूत होकर के पढ़ाएंगे, यानी लिंक को कायम रखेंगे ताकि बच्चा पूरी चीज़ को अच्छे से समझ सके। जैसे आप टीवी में देखेंगे कोई सीरियल आता है, वो सीरियल चलता है, जब वो सीरियल ख़त्म होने वाला होता है, उस टाइम जब ख़त्म होता है कोई एकदम ऐसी घटना घटने वाली होती है जिस उसी पर रोक दिया जाता है ताकि आपका इंटरेस्ट बाकी रहे, ताकि आप दोबारा उस सीरियल को देखें कि आगे क्या होगा। तो इस तरह से आपकी क्लास होनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्लास ख़त्म कर रहे हैं, बच्चे की अंदर से जो जुस्तजू यानी सीखने की जो उनके अंदर है, जो छिपी हुई है वो चीज़, यानी जो अंदर का शौक़ है, जो मोटिवेशन है, जज्बा, वो बाकी रहे, ठीक है। तो इस तरह से हमको पढ़ाना है तक़सीम करके। उम्मीद है कि इस भी उसूल को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक जमहूरियत का उसूल। हमारा कंट्री आपको मालूम है हिंदुस्तान, ये क्या है, ये एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी की क्या ख़ासियत होती है, इसकी जो हुकूमत होती है लोगों के लिए होती है,
यानी जो हुकूमत बनती है लोगों के फलाह व बहबूद यानी उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए लोगों के ज़रिए चुनी जाती है। आपको मालूम है हम सरकार 5 साल में बदलते हैं, 5 साल में चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलसी का हो, चाहे एमएलए का हो। इसी तरह आप देखेंगे आप जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का होता है उसमें आप चुनते हैं 5 साल में, अगर जिसकी सरकार ज़्यादा होती वो बनता है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, आपको पता है। जमहूरियत में क्या है, आपकी खिलाफ वर्जी हो रही है, आपका कोई हक तलफी हो रही, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। आपने देखा इससे पहले CA/NRC का जब मसला था सब लोग बाहर आए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और किसी की कोई हक तलफी होती आदमी कोर्ट में जाकर चैलेंज करता है। ये क्या है, जमहूरियत की एक ख़ासियत है। तो अब क्लास को भी जमहूरी बनाने का क्या मकसद है, क्लास में हर एक बच्चे को बोलने का हक होगा। अगर कोई सवाल करना है हर टीचर से सवाल कर सकता है, ये नहीं कि टीचर हिटलर बन के रहे, नहीं, कोई बच्चा सवाल नहीं कर सकता, कोई बच्चा पूछ नहीं सकता। तो इस चीज़ को हम नहीं ला सकते, बल्कि जमहूरी क्लास होगी, यानी हर एक बच्चे को हक होगा अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी प्रॉब्लम यानी अपनी परेशानी बताने का, ठीक है। जमहूरियत का उसूल यही है। आगे हम चलते हैं। आगे इयादा का उसूल, जैसे आप देखेंगे इयादा का उसूल है कि आप जब पढ़ा लिए, ठीक है, पढ़ा करके जब क्लास पूरी हो गई, जो कुछ आपने पढ़ाया एक मरतबा उसका रिवीज़न करा दिए, क्योंकि रिवीज़न मस्ट है। जो कुछ बच्चा सीखा है 30-35 मिनट के क्लास में, ताकि जो कुछ भूला भटका हो उसको रिकॉल कर सके, एक मरतबा अपने मेमोरी में उसको रख सके। फिर जब दूसरे दिन आप पढ़ाने जाएंगे, जो कुछ पहले दिन पढ़ाए के उसका थोड़े लफ्ज़ों में उसका आप रिवीज़न कर देंगे। क्यों? ताकि बच्चा पहले से और अब आज वाली क्लास को रिलेट कर सके, यानी उसका रब्ता कायम कर सके। तो इसीलिए इआदे का उसूल की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपकी रही, बहुत अच्छे आपको उसूल बताए गए। आपका सीटेट में तो मदद मिलेगी ही, आप ज़िंदगी में अगर टीचर बन रहे हैं, टीचर बनने का शौक़ है, तो उसमें भी अगर इस नज़रिए को समझ लेंगे तो उसका आप यूज़ अपने क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे आज इंडक्टिव डिडक्टिव यानी इस्तक़राई इस्तख़राजी तरीक़े के बारे में 9 पॉइंट को मैंने हर एक को जमा किया है। उम्मीद है कि आप इसका यूज़ करेंगे और इससे मुतालिक हर साल सवाल आते हैं, आप इसको सही करके आएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करा लें, तो और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर आगे नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है। बाय, अल्लाह हाफिज़।